एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर संचिता शर्मा और मैं लेके आई हूं हमारी सीरीज जीतो जेई, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूं जेई की प्रिपरेशन बेसिक से लेकर एडवांस तक। मतलब हमें अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए हम सब कुछ बेसिक भी पढ़ेंगे और एग्जाम देना है तो उसे हम एडवांस तक लेकर जाएंगे। साथ में मेंस की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ, एडवांस की कराने वाली हूँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, कैसे कैसे PYQ में क्वेश्चन आते हैं और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं जेई 2027 के लिए। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी अगर बात करूं सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, तो हमने पढ़ लिया मोल कॉन्सेप्ट, साथ में स्टीशियोमेट्रिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट भी पढ़ चुके हैं। और इसी का कॉम्बिनेशन जो भी हमने पढ़ा है वो हम लगाने वाले हैं आज के टॉपिक में, दैट इज अ कंसंट्रेशन टर्म। देखो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, कोई एडवाइस दे दो। पहली बता रही हूं मैं, क्योंकि ये जो क्लास है हमारी ऑनलाइन है बच्चों, तो मुझे आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए एक ही तरीका है कि आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा। आई होप अभी तक जितने भी सेशंस मैंने कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो पढ़ते हैं हम आज का सेशन, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म होती क्या है। ऐसी टर्म जो कंसंट्रेशन बताए, किसकी? सॉल्यूशन की, राइट। अब घर में जब हमारी मम्मी बोलती है कि शिकंजी बना दो, लैमिनेट बना दो, तो क्या करते हैं हम? पानी लेते हैं, पानी में शुगर ऐड करते हैं। ठीक है, किसी को नमकीन पीनी है तो सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। तो उसको देख के कैसे पता चलता है कि हमें पानी ज्यादा ऐड करना है या शुगर ज्यादा ऐड करनी है? वो हमें सॉल्यूशन के को देख के पता चलता है। ठीक है, गाढ़ा सोल्यूशन है इसका मतलब पानी कम है, चीनी ज्यादा है। पतला सोल्यूशन है मतलब चीनी कम है, पानी ज्यादा है। मतलब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और डाइल्यूट सोल्यूशन है। ये कैसे पता चल रहा है हमें? ये हमें पता चल रहा है क्वालिटेटिवली, है ना, देखकर पता चल जाता है। लेकिन अगर मुझे ये पता करना हो कि मैंने कितनी चीनी ऐड करी है इस सोल्यूशन में, मतलब उस पानी में, तो वो कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी क्वांटिटेटिवली। मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट को पता करने के लिए कौन सी टर्म यूज होगी? क्वांटिटेटिवली, कंसंट्रेशन टर्म। वही हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। देखो, ब्रीफ कर देती हूं कि क्या क्या पढ़ेंगे। 4 टर्म्स पढ़ेंगे। देखो, मास परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी और लास्ट पढ़ेंगे हम मोल फ्रैक्शन, राइट। अब कुछ कंसंट्रेशन टर्म हम नहीं पढ़ने वाले हैं। कौन सी? एक हम बच्चों नॉर्मेलिटी और दूसरा है मेरा स्ट्रेंथ। देखो, इसी से लगभग मिलता हुआ चैप्टर हमारा क्लास 12th का सॉल्यूशंस है, जिसमें आपको टाइप्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया जाता है। उसमें 2 टर्म्स ऐड होती है, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ, और ये भी पढ़ाया जाता है। तो उस चैप्टर में मैं आपको ये 2 टर्म्स कवर करने वाली हूं। साथ में इसके ज्यादा और न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब प्रैक्टिस के लिए, और ये तो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है सॉल्यूशंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा मास परसेंटेज। देखो बच्चों, मास परसेंटेज क्या होता है? मैं लिख सकती हूं मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब क्या है कि मैंने जो लेमनेड बनाए हैं, चीनी का जो ग्राम मास है वो, और साथ में जितना मेरा सोल्यूशन है, अगर मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मास परसेंटेज निकल जाएगा, मतलब शुगर परसेंटेज निकल जाएगा। उससे पहले पढ़ने की क्या जरूरत है? देखो, आपने हर जगह लिखा होगा क्वेश्चंस में वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मैं ये चाहती हूं कि आपको ये जो तीनों चीजें जब लिखी हुई आती है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये कहना क्या चाहती है न्यूमेरिकल में। देखो, वेट बाय वेट परसेंटेज मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल मास, और कह सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ solute in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट।
तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में देखो क्वेश्चन जब आता है ना आपका 98% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4, तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, राइट। अगर इस चीज को मैं लिख देती हूं 98 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4, तो मैं क्या लिखूंगी? 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कुल मिलाकर बात यह है कि मास परसेंटेज निकलता है, सॉल्यूट का जो मास है उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल जाएगा मास परसेंटेज। आपको ये तीनों चीजें पढ़नी आनी चाहिए। 98% वेट बाय वेट मतलब आपका जो मास है सॉल्यूशन का और किसका? सॉल्यूट का, वो ग्राम्स में है। अगर वॉल्यूम आता है तो मास इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम इन ml, राइट। समझ में आ गया? तो 100 ग्राम एंड 100 ml ऑफ सोल्यूशन, डिपेंड करता है आपको दे क्या रखा है, आपको पढ़ना आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे पढ़ना है हमें मोलारिटी। मोलारिटी जो बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं वो कहीं कहीं आपको मोलर से भी आता है, साथ में इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन में कभी आ गया आपके पास लिखा हुआ 3M 5M, तो इसका मतलब क्या है? वो उस सॉल्यूशन का मोलारिटी है। तो ये भी समझ में आना चाहिए। हर जगह आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा आएगा कि द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, नहीं। अगर 3M H2SO4 सॉल्यूशन आया मतलब उस H2SO4 सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है? 3, 5 व्हाटएवर। तो कैपिटल M क्या प्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है मोलारिटी। दूसरा, मोलारिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वो क्या बताता है? मोलारिटी। तो मैं फॉर्मूला लिख सकती हूं कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाय V, जिसमें n क्या है? आपके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और V क्या है? आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। अब यूनिट बना लेते हैं। n क्या है? आपका मोल्स, तो मैं लिख सकती हूं मोल, और वॉल्यूम क्या है? लीटर। और अगर ये डेसीमीटर में आता है तो मैं लिख सकती हूं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। ये हो गया आपकी बात मोलारिटी की। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? आप ही बताओ क्या होगा। अब देखो, मान लो मैं सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देती हूं तो क्या होगा? उससे वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो मोलारिटी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि कैपिटल M इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम। जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ेगा वैसी मोलारिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, राइट। इतना क्लियर है? होप इतना, कितनी कहानी सबको क्लियर होगी। तो फटाफट से कमेंट कर दो यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलो आप देखते हैं, 2 केस पढ़ने हैं हमें मोलारिटी के। सबसे पहला केस है डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन का क्या मतलब है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं उसे और डाइल्यूट कर देती हूं, ठीक है। मतलब एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ कुछ, कोई भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसमें और ऐड कर देती हूं, क्या? पानी या कोई और सॉल्वेंट। तो क्या होगा? अब देखो इसका क्या रिलेशन है? कैपिटल M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। मोलैरिटी आपकी क्या रहेगी? अब सॉल्यूट सेम है तो कंसंट्रेशन भी सेम रहेगी। और V2 क्या होगा? V2 होगा V1 प्लस एडेड सॉल्वेंट। तो डाइल्यूशन के केस में मोस्टली जो होता है वो वाटर ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ मोलैरिटी क्या? डाइल्यूशन से पहले, बिफोर द डाइल्यूशन। और V2 M2 V2 क्या हुआ? आफ्टर द डाइल्यूशन, राइट। अब
फर्क क्या पड़ेगा अगर मैं मोलैरिटी के क्वेश्चन पे बात करूं, तो जो V1 था वो V2 हो गया, मतलब जब मैंने सॉल्वेंट ऐड करा तो क्या होगा, मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम। जैसे ही मैंने वॉल्यूम ज्यादा बढ़ाया, वॉल्यूम ज्यादा किया, वैसी मोलैरिटी कम हो गई। तो V2 हुआ आपका V1 प्लस एडेड सॉल्वेंट, और V1 क्या हो गया, वॉल्यूम बिफोर द डाइल्यूशन। तो ये आपको रिलेशन है जो याद करना है, और ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। चलिए देख लेते हैं ऐसा ही न्यूमेरिकल। देखो आपको दे रखा है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको मोलैरिटी ऐसे दी जा सकती है, तो कैपिटल M का क्या मतलब है, मोलैरिटी। अगर 30 ml H2SO4 में डाइल्यूट किया जाए तब तक, जब तक उसकी फाइनल मोलैरिटी इतनी नहीं हो जाती, तो उसका फाइनल वॉल्यूम क्या है। तो देखो आपको दे रखा है M1 V1 और क्या दे रखा है आपको M2, और आपको निकालना है V2। तो रिलेशन M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। किसी को दिक्कत है यहां पे? चलिए अब M1 कितना है आपको 0.5, V1 क्या हो गया आपका 30 ml, M2 क्या दे रखा है 0.03, और V2 आपको क्या निकालना है बच्चों, कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, V2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 0.03। अब देखो कैलकुलेट कर लो, ये हो गया। देखो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आ गया आपका 500 ml। तो आपका V2 क्या हुआ 500 ml, राइट। इतना क्लियर है। तो ये क्या हुआ, जब हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूट करने पे क्या हुआ, आपका मोलैरिटी चेंज होगी, दैट इज 0.03। और आपको क्वेश्चन पूछा है फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, आपने ये रिलेशन लगाया M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, और वो आपकी निकल गई फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देखो अब आता है एक दूसरा केस, मिक्सिंग। मिक्सिंग का क्या मतलब है, मेरे पास दो सॉल्यूशन है सेम सॉल्यूट के, ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है। मतलब कहने का ये है कि मुझे ग्लूकोज के दो सॉल्यूशंस बनाए मैंने, सेम सॉल्यूट है मेरे पास, अब कंसंट्रेशन डिफरेंट है। मतलब मैंने एक जगह बना लिया 30 ml का और एक जगह बना लिया 40 ml का, दो कंटेनर्स में। लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं दो कंटेनर्स में अलग अलग क्यों रखूं, मैं एक कंटेनर में रख देती हूं। तो मैंने उन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। तो अब क्या इंपैक्ट आएगा, देखो M1 V1 प्लस M2 V2, मतलब एक सॉल्यूशन ये हो गया, उसकी मोलैरिटी M1 हुई और वॉल्यूम V1 हुआ, उसी सेम सॉल्यूट का हुआ M2 और V2। अब मैं इक्वल क्या कर सकती हूं, M3 V3, राइट। तो हुआ क्या, अब तो मैंने दोनों वॉल्यूम को ऐड करा है ना, तो मैं V3 को क्या लिख सकती हूं, M3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, राइट, क्योंकि दोनों वॉल्यूम को ऐड किया है। तो मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, जब वॉल्यूम ज्यादा कर देंगे। तो देखो अब M3 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 और V1 प्लस V2। तो ये बन गया आपका एक रिलेशन कि अगर दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन जिसका सेम सॉल्यूट है, उन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, तो मोलैरिटी जो फाइनल मोलैरिटी होगी वो क्या होगी, तो वो है ये रिलेशन। और V3 क्या होगा आपका V1 प्लस V2, मतलब आप वॉल्यूम में तो ऐड कर रहे हो, मिक्स ही तो कर रहे हो, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी मोलैरिटी कम होगी, राइट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिलेटेड। अगर 100 ml ऑफ HCl जिसकी मोलैरिटी 0.5 ml है, उसे मिक्स किसके साथ कर देती हूं, सेम सॉल्यूशन के साथ, बस क्या होगा, उसकी मोलैरिटी डिफरेंट है, दैट इज 0.2। तो बच्चों फाइनल मोलैरिटी क्या होगा, अभी हमने रिलेशन पढ़ा है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3, और क्या है V3 क्या होगा V1 प्लस V2, राइट। अब देखो M1 क्या है 100, V1 0.5 प्लस M2 क्या है आपका
M2 आ गया 0.2 और V2 क्या आ गया 200 ml M3 और V3 को क्या लिख सकती हूँ V1 प्लस V2 तो 200 प्लस 100। इतना क्लियर है? कुछ नहीं है, जो जो वैल्यूज दे रखी है उस रिलेशन में मैंने पुट किया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 इंटू 0.5 प्लस 0.2 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू M3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ रहा है। ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 40 डिवाइडेड बाय 300 दैट इज M3, और आप लिख सकते हैं 90 डिवाइडेड बाय 300 दैट इज M3, और यू कैन से 30 100 दैट इज 0.03 M। तो ये हो गई आपकी मोलारिटी, राइट। तो आपका आ गया आंसर 0.3, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन किस चीज का हुआ, जब मैं दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वॉल्यूम को ऐड कर लेती हूँ, सॉल्यूशन को मिक्स कर लेती हूँ, तो मेरे मोलारिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये इसका केस है। तो मोलारिटी में हमने दो केस पढ़े हैं। जब डाइल्यूट कर देते हैं मतलब वॉल्यूम ऐड कर देते हैं तो क्या रिलेशन है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, और अगर मैं उन दो सोल्यूशन को मिक्स कर देती हूं तो रिलेशन बन गया आपका M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3, और V3 क्या होता है V1 प्लस V2, राइट। ये आपका 0.3 मोलारिटी आ गई। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेते हैं, मोलालिटी। तो बच्चों मोलालिटी रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से, राइट। तो आपको अगर लिखा है 3m 5m तो इसका मतलब है आपको दे रखा है मोलालिटी, और यही अगर मैं कैपिटल M कर देती हूं तो क्या आ जाता है मोलालिटी। साथ में आपको दिख सकता है ये टर्म मोलल, मोलल का मतलब होता है मोलालिटी, राइट। कहता क्या है, मोलालिटी क्या होती है, एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म होती है जो बताती है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा कि किसके साथ होता है, जब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट की बात हो, मतलब मास की बात हो रही है। मोलारिटी में हम किसकी बात कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन की, और यहां बात कर रहे हैं द मास, द 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट की कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो मैं लिख सकती हूं स्मॉल m इज इक्वल टू n, और ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, क्लियर। और आप क्या कह सकते हो, मोल पर kg, उसकी क्या हो जाएगी यूनिट, राइट। तो ये बात थी मोलालिटी की। इसमें कोई केस नहीं है, कोई डाइल्यूशन नहीं है, कुछ मिक्सिंग नहीं है, आपको सिर्फ मोलालिटी याद करनी है। और सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, याद रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। देखो सोल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से बनता है, सबको पता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो मैं लिख सकती हूं यहां मेरा सॉल्यूट और यहां लिखा मैंने सॉल्वेंट। इसे मैंने रिप्रेजेंट कर लिया A से और इससे कर लिया B से। और बात करूं नंबर ऑफ मोल्स की तो हो जाएगा इसका बच्चों Na और इसका हो जाएगा Nb। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मतलब इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम काई से। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन A का निकालना है सोल्यूट का तो काई A इज इक्वल टू Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, मतलब टोटल मोल्स जो भी सोल्यूशन है। अगर तीन चीज होगी, C होगी, A B C D ऐसा भी होगा, तो हमें भी पूरा जो मोल्स लिखने होंगे वो A B C D के ऐड करने होंगे। साथ ही में अगर मुझे सॉल्वेंट के मालूम करने हैं तो काई B इज इक्वल टू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको इस रिलेशन याद करना है कि बच्चों काई A
प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है, जो सम होता है, वो 1 होता है। और ये बहुत बहुत जगह यूज होगा आपकी ये रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक, पीपीएम एंड पीपीबी। देखो पीपीएम पीपीबी का मतलब हुआ, एम से सबको पता होगा पार्ट्स पर मिलियंस, और ये हो गया बच्चों पार्ट्स पर बिलियंस। ये हो गया 10⁻⁶ और बिलियन हो गया 10⁻⁹। तो टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ हो गया आपका मिलियंस पीपीएम। और यही कि टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁹, दैट इज पीपीबी। अब क्वेश्चन आता है कि मैम पीपीएम और पीपीबी का यूज कहां होता है? अब देखो जहां बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं, वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में मुझे अगर किसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है तो वहां पीपीएम पीपीबी होता है। जैसे अब पानी है, पानी हार्ड है, उसमें मुझे लेड की, आर्सेनिक की कंसंट्रेशन पता करनी है, इतने सारे पानी में कितना कम प्रेजेंट होगा, उसमें यूज होगा पीपीबी। अब हमारे एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर है, मतलब जो ऐसी गैसेस जो बहुत ही लेसर अमाउंट में फाइंड हो रही है, कम है, बहुत डाइल्यूटेड है, बहुत कम मिल रही है, उसके लिए यूज करेंगे हम पीपीएम पीपीबी, मतलब उस अमाउंट को ट्रेस करने के लिए, राइट। तो ये वहां यूज होती है पीपीएम पीपीबी। आपको याद करना है 10⁻⁶ इज फॉर पीपीएम एंड 10⁻⁹ फॉर पीपीबी, राइट। ये हम नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस में भी करेंगे, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ नेप्थलीन इन अ सोल्यूशन ऑफ नेप्थलीन एंड बेंजीन इज 2। मतलब दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो आपको पता है क्या होता है, 1। तो मैं लिख सकती हूं काई ए, किसका, एक का लिख सकती हूं नेप्थलीन, और काई बेंजीन इज इक्वल टू 1। और आपको किसका दे रखा है मोल फ्रैक्शन 0.2, नेप्थलीन का तो 0.2 प्लस काई बी मतलब बेंजीन 1, और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया बेटा 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। अब निकालना क्या है, आपको निकालना है द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ नेप्थलीन इन मास ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, आपको निकालनी है मास परसेंटेज, तो आप लिखेंगे मास ऑफ नेप्थलीन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। उससे क्या निकलेगी, आपकी नेप्थलीन की मास परसेंटेज निकल जाएगी, राइट। चलिए सबसे पहले मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें मास पता होना चाहिए। हमारे पास क्या है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन है, और अगर मैं इस मोल फ्रैक्शन को किससे, मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा नेप्थलीन और बेंजीन का मास। तो सबसे पहले मास निकाल लेते हैं। द मास, मोलर मास ऑफ नेप्थलीन दैट इज C10H8। सिंपल सी बात है, 120 प्लस 8 वो हो गया आपका 128 ग्राम, राइट। अब इसी का मास निकाल लो आप बेंजीन का, बेंजीन है आपका C6H6 दैट इज 72 प्लस 6 दैट इज 78 ग्राम। यहां तक सबको क्लियर है, किसी को दिक्कत है? आपने सिर्फ क्या निकालना है, आपने मोलर मास निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मास परसेंटेज। तो मैं निकाल सकती हूं नेप्थलीन का 128 इंटू 0.2 और 78 इंटू 0.8। इतना क्लियर है सबको? देख लो कोई दिक्कत है तो। आई होप इतना सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखो कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका 25.6 ग्राम और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 62.4 ग्राम। आपको निकालनी है मास परसेंटेज। तो मास ऑफ नेप्थलीन कितना आ गया 25.6, टोटल मास मतलब
दोनों को ऐड करो, ऐड करके कितना आ रहा है 88 ग्राम। अब देखो 25.6 डिवाइडेड बाय 88 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका मास परसेंटेज। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके क्या आ रहा है आपका कैलकुलेट करके आ रहा है 29.1%। चारों ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन 1 नहीं, 2 इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, 29%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपसे मास परसेंटेज भी पूछा और मोल फ्रैक्शन के रिलेशन से आपने कैलकुलेशन भी करा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन। अब मोलर सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, ये मोलालिटी हुई। दूसरा आपको दे रखा है बच्चों डेंसिटी, और फिर आपको निकालना है मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। देखो एक सिंपल सी बात है, आप या तो निकालो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, उससे आप क्या निकालो, डेंसिटी दे रखी है, उससे आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालो, क्योंकि फिर मोलैरिटी तो क्या होता है, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। या तो आप इतना लंबा मेथड करो, या इससे ज्यादा मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूं। देखो 1/m इज इक्वल टू डी कैपिटल M माइनस MB डिवाइडेड बाय 1000। अब इसमें क्या है, इसमें जो D है वो है आपका डेंसिटी, M क्या है सबको पता है, मोलैरिटी, स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी, और MB क्या है, आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन याद करना है कब, जब आपको डेंसिटी दे रखी हो, मोलैरिटी दे रखी हो, मोलैलिटी देखिए। देखो इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मोलैलिटी क्या है 1/3, डेंसिटी क्या है 1.110, मोलैरिटी क्या है आपको निकालनी है कैपिटल M, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। अब NaOH है, NaOH का मास निकालो, कितना हुआ 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज 40। तो यहां लिख लिया आपने 40 डिवाइडेड बाय 1000। इतना क्लियर है सबको। अब 1/3 प्लस 40 अपॉन 1000, 1.110 कैपिटल M, राइट। आप निकालिए 3000, 1000 प्लस 120, 1.110 कैपिटल M, 1120 डिवाइडेड बाय 3000 इज इक्वल टू 1.110 कैपिटल M। निकाल लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आ गया 1120 M इज इक्वल टू 3000 इंटू 1.110, और कैपिटल M इज इक्वल टू आपका आ गया डिवाइडेड बाय 1120। निकालो क्या निकल रहा है आपका आया आंसर 2.97 और यू कैन से 3m। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर ए। तो आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है इन दोनों का तीनों का रिलेशन, कि अगर आपके क्वेश्चन में मोलैलिटी दे रखी है, मोलैरिटी निकालनी है या डेंसिटी जो भी है, तो आपको ये रिलेशन आना चाहिए। ये आपका एक टाइम सेवियर वाला क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आप एक लंबे मेथड से निकालते कि पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते 3m से, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालते, तभी जाके आपका कैलकुलेट होता है ना। तो अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप फट देसी क्वेश्चन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्टकट्स पेपर में याद करना जरूरी है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि H2SO4 सॉल्यूशन इज 98% बाय मास ऑफ सॉल्यूशन विद द डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको 1.8 ग्राम, और आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है वेट बाय वेट परसेंटेज दैट इज 98%। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आप लिख सकते हैं कि 98 ग्राम H2SO4 किसमें प्रेजेंट है, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट।
और आपको क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 1.8 ग्राम पर ml, राइट। और आप लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है आपका 98 ग्राम, वॉल्यूम निकालना है आपको 1.8, राइट। तो V 98 डिवाइडेड बाय 1.8, राइट, ये हो गया आपका वॉल्यूम। ये कितना हुआ 550.5 ml, राइट। अब ये हो गया आपका वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आप लिख सकते हैं मास आपका हो गया 98 ग्राम, वॉल्यूम आपको कितना मिला 55.5 इंटू 100। तो ये आपका क्या हो गया मास बाय वॉल्यूम, और यू कैन से वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसे कैलकुलेट करो कितना आएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 176.4%। किससे, अगर आप उसे राउंड ऑफ कर देते हैं, राइट। तो चारों ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका सेशन कंसंट्रेशन टर्म्स का, जिसमें हमने आपको 4 टर्म्स पढ़ाई है, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी, जो होती है आपके डाइल्यूट सोल्यूशन की। बाकी हम जो नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज द सोल्यूशन, राइट। न्यूमेरिकल्स कर लिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो भी एडवाइसेस है, जो भी सजेशन है वो देते रहो। मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगी। इस चीज में मत रहना कि मैम हम कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता। मैं आपको इस चीज को एश्योर करती हूँ कि मैं आपको सब चीजों की, आपकी क्वेरीज की, दिक्कत जो भी है उसका रिप्लाई करूंगी। लेकिन आपको भी एक्टिव होना है, तो बने रहिएगा हमारी इस सीरीज में जो है जे तो जेई, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Defining success for generations.